औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तहे दिल से आपकी ममनून और मशकूर हूँ सिस्टर निगत कि आपने मुझे रौनक के रमज़ान में मौका दिया कि अपना हिस्सा डालूँ। आप गुफ्तगू कर रही हैं कि रोज़ों के जो स्पिरिचुअल बेनिफिट्स हैं, रिलीजियस बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या फ़िज़िकल बेनिफिट्स भी हैं? जी हाँ, फ़िज़िकल बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। इंशाल्लाह इसके हवाले से हम बात करते हैं, लेकिन पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जब हम फ़िज़िकल बेनिफिट्स की बात करते हैं और हम रिसर्च को देखते हैं, तो बसा औक़ात हमें रिसर्च के मिक्स्ड जो रिव्यूज़ हैं वो मिलते हैं। तो उसकी जो वजह है वो एक्चुअली है कि हम क्या खाते हैं सहरी और अफ्तार में। अगर हम एक मुतदिल सहरी और अफ्तार करते हैं तो जो रिसर्च के आउटकम्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग हैं और पॉजिटिव हैं। लेकिन अगर जो लोग अफ्तार और सहरी में बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं और इस तरह का फूड खाते हैं जो कि जंक में शुमार होता है, फ्राइड फूड है, फैटी फूड है, या फिर बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ खाना, यानी होता है कि सहरी में जो कि हमारी रूटीन होती है, अगर हम एक अंडा और स्लाइस खाते हैं या एक पराठा लेते हैं, एक कप चाय लेते हैं, तो लोग जो हैं इससे डबल खाते हैं। उनके जहन में ऐसे होता है कि हमें पूरा दिन भूखा रहना है, तो सहरी जो है वो बहुत ज़्यादा की जाए। या फिर अफ्तार के वक्त जो है हम बहुत ज़्यादा खाते हैं ये सोचकर कि हम जो है वो बहुत ज़्यादा जो थे वो भूखा रहे हैं 16 आवर्स 17 आवर्स, तो अब उसको कोप करना है। तो बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड भी होता है, उसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट भी हम लेते हैं और बहुत ज़्यादा जो है कैलोरी अपनी रिक्वायरमेंट से हम ज़्यादा खा लेते हैं। अगर इसी खाने को इतना खाया जाए जितना कि हम अपना डिनर टाइम पे खाते हैं, एक रोटी सालन है, कुछ सलाद है, कोई मीट का पोर्शन है, या फिर थोड़ा सा उससे आप यानी कैलोरीज़ को अगर आप देखें, एक दिन में रिक्वायरमेंट 2000 कैलोरीज़ या 2400 500 कैलोरीज़ की होती है, तो उससे थोड़ा उतना ही रखें, उससे ज़्यादा ना जाएं। उससे कम करेंगे तो इसके फिर जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। जो रिसर्च है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग के हवाले से की गई है, और जो कुरान की ये आयत है सूरह बकरा की 184, उसमें है कि अय्याम मादूदात, कि ये सिर्फ गिनती के चंद दिनों के रोज़े हैं। और हम माह मुबारक के रमज़ान में 29 या 30 रोज़े रखते हैं, जो कि स्टार्ट होते हैं नमाज फ़ज्र से और मगरिब में के वक्त तक, जब तक कि स्याही छा जाए, रात का जो असर है वो नज़र आने लगे, तो फिर हम अफ्तार करते हैं। तो ये जो 12 घंटे से ज़्यादा का जो फास्टिंग है ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसमें अगर हम स्टेजेस देखें तो ये जो 30 डेज़ की जो हम फास्टिंग करते हैं, जो इनिशियल 2 से 3 दिन हैं वो सबसे ज़्यादा हार्ड और टफ़ होते हैं, क्योंकि इस वक्त जो है बॉडी में जब शुगर कम होती है अचानक से, ब्लड प्रेशर कम होता है अचानक से, तो फिर ये एक क्लिनजिंग प्रोसेस शुरू होता है, जिसकी वजह से फिर जो असर नज़र आता है वो काफ़ी सारे लोग एक्सपीरियंस करते होंगे। टायर्डनेस है, हेडेक है, नोज़िया हो रहा है, डिज़ीनेस है और बहुत ज़्यादा भूख का लगना। तो ये जो पहली स्टेज है, जब ये गुजर जाती है, तो सेकंड स्टेज में जब हम एंटर होते हैं तो हम जो है वो यूज्ड टू हो जाते हैं रोज़ों से। तो फिर ये वाली कैफियत नहीं होती है कि हेडेक हो रहा है या भूख लग रही है, बल्कि बॉडी जो है उसको स्केड्यूल कर लेती है और वो एडजस्ट होने लगती है। और जो हीलिंग प्रोसेस है तो वो अब शुरू होता है, यानी पहले बॉडी ने एकदम डेफिशिएंसी दिखाई, अब जो है वो हीलिंग प्रोसेस कर रही है। और इस स्टेज को ऑर्गन रिपेयर स्टेज कहते हैं, कि जो सेहत के हिसाब से हमारे जिस्म का कोई भी ऑर्गन है, स्किन से लेके लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, आइज़, सबके ऊपर जो है ये स्टेज असरअंदाज होती है। और फिर जब थर्ड स्टेज में हम एंटर होते हैं तो उसमें हमारा एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, उसमें कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है और इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन्स होता है। तो इसको स्टेज ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। अब जब हम चौथी स्टेज में दाखिल होते हैं, जो कि लास्ट 10 डेज़ हैं, उसमें अगर हम ओवरऑल देखें तो ये बॉडी एडजस्ट हो चुकी है रोज़ों के साथ, और एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है, कंसंट्रेशन लेवल भी बहुत ज़्यादा है,
टॉक्सिन्स भी बॉडी से रिमूव हो गए हैं, तो नाउ बॉडी फंक्शंस एट इट्स मैक्सिमम। तो बॉडी इस वक्त सबसे ज़्यादा बेहतरीन काम करती है। शायद मैं समझती हूँ इसीलिए अल्लाह ने जो ताक़रातें रखी हैं वो आखिर की जो 10 रातें हैं उनमें रखी हैं, ताकि हम क्लींस बॉडी के साथ अपनी सोल को बेहतरीन तरीके से प्यूरिफाई करें। अब जो मैं रिसर्च की बात कर रही थी, तो आपके सामने कुछ रिसर्च मैं शेयर करूंगी कि जो रोज़ों के बेनिफिट जो रिसर्च पेपर्स में बताए गए हैं, और अब जो है वो इसको एज अ ट्रीटमेंट भी यूज़ किया जाता है इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉर सम कंडीशंस। सबसे पहले है वेट लॉस करने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग बेइंतहा जो है वो मावन है, और दूसरा है डायबिटीज़ कंट्रोल के लिए, कि ये अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग रखी जाए और इतना खाया जाए मॉडरेट अमाउंट में, जिस तरह हमने अभी पहले गुफ्तगू की सहरी और अफ्तार में, तो फिर जो बॉडी का एग्जिस्टिंग फैट है वो यूटिलाइज होता है, और अगर हम उसको 50% यूटिलाइज करने में कामयाब हो जाए तो ये डायबिटीज़ क्योर के लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें जो डायबिटिक पेशेंट हैं, तो अबाउट 149 को इन लोगों ने 825 कैलोरीज जो हैं वो दिन में दी खाने के लिए, और दूसरे ग्रुप को नॉर्मल फूड लेकिन उनको उनकी दवाएं दी, और उस ग्रुप में 289 पेशेंट थे। 3 से 4 महीने के बाद जब उनके टेस्ट किए गए, तो जो ग्रुप 1 था जिनको इन्होंने लो कैलोरी डाइट दी थी, तो उनको 46% जो था डायबिटीज़ क्योर हो गया था, उनको किसी दवा की ज़रूरत नहीं थी अपने डायबिटीज़ के लिए, और इन लोगों ने तकरीबन 15% अपना बॉडी का जो है वो वेट कम किया था। जबकि दूसरे ग्रुप में सिर्फ 4% लोगों की डायबिटीज़ जो है वो कंट्रोल हुई थी और उनका वेट लॉस नहीं हुआ था। तो लो कैलोरी, यानी जिस तरह हमने बात की कि रिक्वायर्ड कैलोरीज अगर हम अफ्तार में खाएंगे तो हमें इसका ये बेनिफिट नज़र आएगा। जो दूसरा बेनिफिट है वो ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा है, कि जब हमने कहा कि टॉक्सिन्स एलिमिनेट हो जाते हैं और डिटॉक्सिफिकेशन होती है, तो ब्रेन में जो केमिकल्स उस वक्त होते हैं वो उसके लिए बहुत मावन साबित होते हैं। बिलखुसूस जो ब्रेन डिसफंक्शन है, जिसमें डिजेनरेशन है, डिमेंशिया है, एपिलेप्सी है, स्ट्रोक है, उससे प्रिवेंशन में ये सबसे बेहतरीन होता है। तीसरी चीज़ मैं बात करूँगी डिप्रेशन के हवाले से, कि ये जो रिपेयर का काम हुआ है, जो नए केमिकल्स आए हैं, जो हार्मोनल चेंज आई है, वो जो है डिप्रेशन को ख़त्म करने में जो है मददगार साबित होती है। और ये जो नए केमिकल्स हैं, ये आपके अंदर जो है वो एनर्जी पैदा करते हैं टू फाइट अगेंस्ट स्ट्रेस। तो स्ट्रेस जो मैनेजमेंट है वो बेहतरीन हो जाती है। जब स्ट्रेस और डिप्रेशन की बात आती है तो मैं इसमें हमेशा स्पिरिचुअल एलिमेंट जो है रोज़ों का उसको ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि कनेक्शन टू अल्लाह इतना स्ट्रॉन्ग होता है। कुरान की आयतें हम पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत हम करते हैं, और जो दुआ मांगते हैं, वक्त पर नमाज़ पढ़ते हैं, तो यकीनन ये तमाम चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मावन साबित होती हैं डिप्रेशन के लिए और स्ट्रेस से फाइट करने के लिए। जो फोर्थ बेनिफिट है, जो हर शख्स को चाहिए होता है, सबके लिए ज़रूरी है, वो है इम्यूनिटी बूस्ट होना। इससे इम्यूनिटी बहुत बूस्ट होती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में जो है वो जब रिपेयर का प्रोसेस हो रहा होता है, जब हमने बात की, तो उस वक्त जो साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, जो मैक्रोफेजेस अपना फंक्शन करते हैं, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं। और जो पांचवी चीज़ सामने आई है वो है कैंसर प्रिवेंशन। ये नाइस की स्टडी है कि जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं उनका डीएनए रिपेयर जो है वो हो जाता है, जो पूरे साल नहीं हुआ था। क्योंकि बहुत सारे जो डिफेंस या इम्यूनिटी के जो मार्कर्स हैं, जैसे अभी हमने बात की साइटोकाइंस हैं, मैक्रोफेजेस हैं, तो जब गट रिलैक्स होता है तो उसके पास वो रिपेयर का टाइम होता है कि वो टॉक्सिन्स को निकाले और जो डैमेज हो गया है उसको वो रिपेयर करे। तो अब नाइस जो है उसको इंट्रोड्यूस करा रहा है कैंसर जो प्रिवेंशन है उसमें, जैसे लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की हम बात करते हैं, उसमें हम वेट लॉस की बात करते हैं, स्मोकिंग की, अल्कोहल की, एक्सरसाइज की। जो पांचवी चीज़ वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे, कि इससे भी जो है वो प्रिवेंशन ऑफ कैंसर हो रहा है। और
اور جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ یہ جو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہے یہ لائف اسپین کو جو ہے وہ زیادہ کرتا ہے. تقریباً 20 to 40% اگر کوئی شخص اپنی کیلوری ریسٹرکشن کرتا ہے تو اس کی لائف جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. ایک اور سوال جو ہے مجھ سے وہ اکثر کیا جاتا ہے ایکسرسائز کے حوالے سے. تو جی ہاں، آپ روزے میں ایکسرسائز کر سکتے ہیں، اتنی کیجیے جتنی آپ ٹالریٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ایکسرسائز کے بعد جو ہے وہ پیاس لگتی ہے. تو آپ ایکسرسائز کی ٹائمنگز کو چینج کر سکتے ہیں، اور بالخصوص جو لوگ کارڈیو واسکولر ایکسرسائز کرتے ہیں وہ بالکل بھی اپنی ایکسرسائز کو سٹاپ نہیں کریں. ہاں، تھوڑی ڈیوریشن کم کر سکتے ہیں، اور اگر پیاس کی وجہ سے یا تھکاوٹ کا آپ کو کوئی اندیشہ ہے تو پھر افطار سے تھوڑا پہلے جو ہے وہ کر سکتے ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے کہ افطار کے وقت اتنی انرجی نہیں ہوتی ہے، لیکن کارڈیو واسکولر ایکسرسائز کے لیے اتنے زیادہ اسٹیمنا کی ضرورت نہیں ہوتی جتنا جو ہے وہ ہارٹ بیٹ جو ہے وہ کرائی جاتی ہے، اس کو کنڈیشن کیا جاتا ہے ہارٹ کو. اس کے علاوہ جو ایک اور بینیفٹ ہے وہ یہ کہ جب ہم صبح سے شام تک کچھ نہیں کھاتے ہیں تو جو کچھ لوگوں کو ہیبٹس ہو جاتی ہیں یا ایڈکشن ہو جاتی ہے، بالخصوص پان کھانے کی، سگریٹ پینے کی، ٹی کافی کی، مجھے بھی تھوڑا ٹی کی ہو جاتی ہے، تو یہ بہترین ٹائم ہوتا ہے کہ آپ اپنی ان ایڈکشنز کو بھی اپنے سے دور کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بہت زیادہ بینیفٹس ہیں، لیکن جتنا سسٹر نے ٹائم دیا تھا اس حوالے سے میں اتنا ہی بیان کر پاؤں گی. قرآن کی آیت ہے 185 میں، پروردگار عالم نے یہ روزوں کے لیے خود فرمایا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم سمجھو تو ان روزوں میں تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.